Good morning, students. We are already discussing the topic agriculture economics, or we may say agriculture in India. Today, I'm going to discuss with you another topic of the same chapter, that is land reforms in India. In this topic, we will discuss objectives, measures, and impact of land reforms in India. First of all, we should discuss what is land reform. Students, see, the land reform is a very broad term. It refers to an institutional measure directed towards altering the existing pattern of ownership, tenancy, management of land. देखो, इसका मतलब क्या है कि लैंड रिफॉर्म एक तो ब्रॉडर टर्म है. सेकेंडली, इसमें क्या इन्वॉल्व है? इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, वो मेजर्स जो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लिए जाते हैं. किस लिए, क्यों लिए जाते हैं? ताकि लैंड की जो मैनेजमेंट है वो बेटर वे में हो सके. कैसे? कि लैंड की ऑनरशिप कैसे होगी, लैंड की टेनेंसी कैसे होगी, एंड हु विल मैनेज द लैंड. देखो, आप लोगों को इतना तो पता है कि हमारे पंजाब में क्या हमारे इंडिया में भी जिस बंदे की लैंड है, मतलब जो उसका ऑनर है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसके ऊपर काम करेगा. सम टाइम वो लीज़ पे अपनी लैंड जो लैंड है वो रेंट पे दे देता है, तो जिसको वो देता है वो उसके टेनेंट बन जाते हैं. ठीक है, तो जो टेनेंट्स हैं उनके राइट्स क्या होंगे, ठीक है, कैसे लैंड की मैनेजमेंट होगी, ऑनरशिप का पैटर्न क्या होगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक कह लो कि स्ट्रेट अवे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं. कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं. ऐसे होता था कि कोई बंदा किसी लैंड के ऊपर 50-50 साल हो गए हैं उसको उसके ऊपर वर्क कर रहा है, बट एंड में जाके उसको कुछ नहीं मिलता था क्योंकि वो तो एक टेनेंट है. ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाती थी. सो इन सब चीज़ों को जो टेनेंट है वो अनड्यू कई बार कब्ज़ा कर लेता है, अनड्यू पोजेशन ले लेते थे किसी लैंड का. इन इश्यूज़ को डील करने के लिए कुछ लैंड रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए हैं. इट इज़ प्योरली रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, तो इस टॉपिक को हमारे सिलेबस का पार्ट भी बनाया गया है. सो लैंड रिफॉर्म एंटेल्स अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट्स. देखो, टर्म क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन. द राइट्स ऑफ ऑनरशिप and or use of land away from the large landowners and in favor of cultivators with very limited or no land holding. देखो, लैंड रिफॉर्म्स में क्या है? राइट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस चीज़ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? रिगार्डिंग द ऑनरशिप और यूज़ ऑफ लैंड. इन चीज़ों के रिगार्डिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि ऑनरशिप किसकी रहेगी और लैंड कौन लेके जाएगा. लैंड ऑनर्स के बीच में और कल्टीवेटर्स के बीच में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है. ये डेफिनेशन बहुत वास्ट है. देखो, लैंड ऑनर्स और कल्टीवेटर्स के जो राइट्स हैं उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड की गई है. सिंपल वर्ड्स में अगर मैं डिस्कस करूँ तो लैंड रिफॉर्म क्या है? लैंड रिफॉर्म में वो सारे मेजर्स हैं, वो सारे वे आउट हैं जिससे हम कल्टीवेटर्स कौन है? जो टेनेंट है, एंड जो ऑनर्स हैं उनके बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनके जो राइट्स हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया. राइट. नेक्स्ट इज़ दस, अगर हम इन ब्रॉडर सेंस बात करें, द लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू एन इम्प्रूवमेंट इन एग्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. इट इंक्लूड्स मेजर्स. इसमें वो सारे मेजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं रिलेटिंग टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, रेगुलेशन ऑफ रेंट की रेगुलेशन कैसी होगी, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ टेनेंसी. टेनेंट्स का बहुत बुरा हाल था. ठीक है, उनसे कई बार तो बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज किया जाता था. कई बार टेनेंट्स जो हैं वो लैंड ओनर्स को परेशान करते थे. सो इट ऑल्सो डील विद द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड सो ये सारा कुछ है लैंड रिफॉर्म में. नाउ, what are the objectives of land reform? Land reform is a part of the heritage of the country's freedom movement, and since that
The agrarian structure that we inherited from the British at the time of independence was of the feudalistic exploitative character. देखो जो लैंड रिफॉर्म है हमारे, जब से हमें फ्रीडम मिली है, फ्रीडम मूवमेंट से, जैसे हमारा फ्रीडम मूवमेंट चला है, फ्रीडम मूवमेंट के साथ साथ लैंड रिफॉर्म भी हमें हेरिटेज में मिले, हमें विरासत में मिले हैं ये भी। जब से ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने इंडिया के ऊपर एक्सप्लॉइट करा हुआ था, वैसे ही जो ज़मींदार हैं उन्होंने और मनी लेंडर्स हैं, ये इंटरमीडियट्स हैं, दे प्लेड अ बिग रोल इन एक्सप्लॉइटिंग द मासेस। ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को कह लो कि कंट्रोल करा हुआ था, और ये जो ज़मींदार हैं, मनी लेंडर्स हैं, इन्होंने हमारे बहुत सारी मासेस, बहुत सारी पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। So it is in this background that we have to examine the objective of land reform policy in India. So land reform measures aim not only at raising the agriculture productivity, सिर्फ agriculture productivity की बात नहीं हो रही है, it is also viewed as a tool for social upliftment, कि कैसे social upliftment हो सकती है उन लोगों की जो लोग cultivate कर रहे हैं हमारी lands के ऊपर। So the major objective of land reform package as identified in the 8th plan are, that is restructuring of agrarian relations to achieve an egalitarian structure. Restructuring of agrarian relations है, agrarian relations किसके बीच में होते हैं? कल्टिवेटर्स एंड लैंड ऑनर्स के बीच में। तो उन दोनों के रिलेशनशिप को रीस्ट्रक्चर करना एंड टू अचीव एन एगैलिटेरियन स्ट्रक्चर। एगैलिटेरियन स्ट्रक्चर होता है जो एक स्मूथ साफ सुथरा स्ट्रक्चर बनाना। सेकेंडली, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, किसी केस में लैंड ऑनर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कई जगह पे टेनेंट्स का हो रहा था, उसको एक्सप्लॉयटेशन को एलिमिनेट करना। एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ द लैंड टू द टिलर। हमें जो गोल थे हमारे कि हमें जो लैंड है टिल एंड तक उसकी जो कल्टीवेशन है उसको कंटिन्यू करना है, उस गोल को एक्चुअलाइज करना है, मतलब एक्चुअल में उसको उसकी रियलाइजेशन करना, जो अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी क्योंकि लैंड ऑनर्स और कल्टीवेटर्स के बीच में झगड़े हो रहे थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल पुअर बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस। जो रूरल पुअर्स हैं उनके सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस में सुधार लेके आना, दैट वाज ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करनी है, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करनी है। इट ऑल्सो एम टू फैसिलिटेटिंग द लैंड बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पुअर्स। जो रूरल पुअर्स हैं उनकी लैंड बेस्ड डेवलपमेंट करनी, मतलब उनको कुछ लैंड्स प्रोवाइड करनी। इन्फ्यूज़न ऑफ ग्रेट मेजर ऑफ इक्वालिटी इन लोकल इंस्टीट्यूशंस, इक्वालिटीज़ लेके आनी। इन फाइन ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म मेजर। सो अगर हम कंक्लूडिंगली बात करें तो ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस ये दो मेन ऑब्जेक्टिव से लैंड रिफॉर्म लेके आने के। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। अब लैंड रिफॉर्म के मेजर्स क्या हैं? द कॉम्प्रिहेंसिव लैंड पॉलिसी दैट इन्वॉल्व्ड so far after independence consisted of, क्या क्या मेजर्स लिए गए? एबॉलिशंस ऑफ इंटरमीडियरीज बिटवीन द स्टेट एंड टेनेंट्स, इंटरमीडियरीज को एबॉलिश किया गया। टेनेंसी रिफॉर्म्स दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू टेनेंट्स, rationalization and regulation of rent and conferment of the ownership rights on tenants, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ये सब चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज़ की। देखो जो ज़मींदारी सिस्टम है उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएटर्स थे, उनको रिमूव करना ये सबसे बड़ा हमारा टारगेट रहा है। Abolition of Jamindari and similar intermediary tenures during 1955 essentially involved the removal of intermediate levels or layers of various amorphous and parasitic groups in land between the state and the actual cultivator। देखो state क्या है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एंड एक तरफ पे कल्टिवेटर है।
गवर्नमेंट एंड कल्टीवेटर्स के बीच में इंटरमीडियरीज कौन थे? जो थे ज़मींदार। इनका काम क्या होता था ज़मींदार का कि ये कल्टीवेटर्स को लैंड देते थे रेंट पे और उनसे ह्यूज अमाउंट में रेंट चार्ज करते थे, जिसे हम रॉयल्टी भी बोलते हैं। कल्टीवेटर्स को बेनिफिट नहीं होता था, वो बहुत मेहनत करते थे। एंड में जो ज़मींदार हैं वो अपनी क्रॉप को गवर्नमेंट को सेल करते थे। मतलब काम किसने करा? कल्टीवेटर्स ने। क्रॉप गवर्नमेंट के पास पहुंची, बीच में इंटरमीडिएट्स कौन आ गया? ज़मींदार। इन्होंने कोई काम नहीं करा, सिर्फ लैंड प्रोवाइड करी है कल्टीवेटर्स को। तो इस चीज़ को एबॉलिश करना ये सिंपलेस्ट वे में हमारा एक ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म का। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। सो डिस्पाइट द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज राइट्स, पुअर पीजेंट्री कंटिन्यू टू बी द एक्सप्लॉइटेड इन वेरियस वेज। देखो, एक तो इंटरमीडिएरी राइट्स उसको अबॉलिश करना, दूसरा था कि जो पुअर ही पीजेंट्री है, पुअर पीजेंट्री होते हैं वर्कर्स, जो वर्कर्स गरीब वर्कर्स काम कर रहे हैं, दे कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉइटेड इन वेरियस वेज। सो इट लेड टू लार्ज स्केल इंजेक्टमेंट ऑफ पुअर टेनेंट्स फ्रॉम द लैंड। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला? बहुत सारे जो पुअर टेनेंट्स थे उन्होंने अपनी लैंड को छोड़ के कुछ और काम करना शुरू कर दिया। वाइल landlordism has been abolished, absentee landlordism now continues to flourish. So the legislation conferred ownership rights not upon the actual cultivator but on the statutory tenants, who himself was an intermediary with a chain of subtenants under him. So जो legislation है उसका main target क्या है? It confers on the ownership rights not upon the actual cultivator but on the statutory tenants। कि जो regulations बनाए गए हैं उसमें क्या किया गया है? ऑनरशिप जो राइट्स हैं वो एक्चुअल कल्टीवेटर के पास नहीं है, स्टैच्यूटरी टेनेंट के पास है। स्टैच्यूटरी टेनेंट्स कौन है? जो लीगली लैंड को रेंट पे लेंगे, राइट। सो हु हिमसेल्फ वाज एन इंटरमीडियरी विद द चेन ऑफ सब टेनेंट्स अंडर हिम। सो कई बार ऐसे होता है कि एक पर्सन है ऑनर से एक दूसरे बंदे ने लैंड रेंट पे ली, वो खुद उसको कल्टीवेट ना करके थर्ड पर्सन को दे रहा है। तो जो सेकंड पर्सन है ये कौन है? सब टेनेंट है, ठीक है। सो सब टेनेंट्स के क्या राइट्स होंगे इसके बारे में भी प्रोविज़न बनाएंगे, राइट। सो द लॉ परमिटेड द इंटरमीडियरीज टू रिटेन देयर होम फार्म्स। लॉ में क्या आया कि जो इंटरमीडियरीज हैं वो अपने होम को रिटेन करके रखेंगे। नो लिमिट वाज पुट ऑन द एरिया ऑफ लैंड दे कुड रिटेन। कोई लिमिट नहीं लगाएगी कि वो। नेक्स्ट जो इस मेजर का बेनिफिट था कि द टर्म पर्सनल कल्टीवेशन वाज इल डिफाइंड। पर्सनल कल्टीवेशन की जो टर्म थी वो बिल्कुल इल डिफाइंड थी। एंड नो प्रोटेक्शन वाज गिवन टू द शेयर क्रॉपर्स एंड द अदर टेनेंट्स एट विल। शेयर क्रॉपर्स होते हैं जो क्रॉप में शेयर करते हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। दस द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी राइट्स ऑन लैंड हैज़ नॉट बीन एन अनमिक्सिंग ब्लेसिंग। कह लो कि ये ना तो इसके कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं, ना ही इसका कोई नुकसान हुआ है। सो नॉट एवरी वाई वॉज क्रोज एंड नॉट एवरी आई वॉज डॉटेड बट द जॉब वॉज डन। So undoubtedly, this zamindari abolition has paved the way for a remarkable shift in the balance of power. But the goal of the land of the tiller is yet to be achieved. So जो main goal था कि जो land to the tiller का मतलब है कि जो उस पर काम करेगा लैंड उसकी है, ये गोल अभी भी अचीव नहीं हो पाया। हाँ ठीक है, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज का कुछ बेनिफिट्स मिले बट अभी भी कम्प्लीटली इसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिले। नेक्स्ट जो लैंड रिफॉर्म आया दैट वाज टेनेंसी रिफॉर्म। टेनेंसी रिफॉर्म्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टेनेंट्स के राइट्स के बारे में कुछ रिफॉर्म्स आए। सो टेनेंसी लेजिस्लेशन हैव टेकन 3 फॉर्म्स। फर्स्ट इज़ रेगुलेशन ऑफ रेंट, सेकेंड इज़ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड थर्ड इज़ कैनफरिंग राइट्स ऑफ द ऑनरशिप फॉर द टेनेंट्स। देखो जो टेनेंसी लेजिस्लेशन है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेंट की। द रेंट पेबल टू द लैंडलॉर्ड शुड नॉट एक्सीड 1/5 टू द 1/4 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। कहते हैं कि जो लैंड ऑनर है उसको जो रेंट पे होना है
देखो टेनेंट्स को सबसे बड़ा नुकसान ये होता था कि जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ क्रॉप है वो ओनर ले जाते थे और उनके हिस्से में कुछ नहीं आता था। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए इस चीज़ का प्रोविज़न लिया गया कि जो लैंड ओनर्स हैं उनको जो भी प्रोडक्शन हो रही है, ग्रॉस प्रोड्यूस ऑफ द लैंड है, उसके 1/5 से लेके 1/4 तक, 1/5 मतलब क्या हो गया 20% से लेके 1/5 मीन्स 25% तक, इससे ज़्यादा उनको रेंट नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर एक एरिया में 1 लाख की प्रोडक्शन हुई है, 1 लाख रुपीज़ की प्रोडक्शन हुई है, तो उसमें से 20,000 से लेके 25,000 तक का जो रेंट है वो टेनेंट ऑनर को देगा। इन द लाइट ऑफ दिस गाइडलाइन all the states have enacted law for fixation of rent. However, larger interstate variation exists in the fixation of land rent rates. So further one notices interstate differences in land rents. So अलग अलग states में अलग अलग regulations बने हैं. Yes, range has been fixed that it will vary between 20 to 25%. तो जो टेनेंट्स के ऊपर सबसे बड़ी बर्डन होती थी कि उन्हें रेंट पे करना है, अब वो रेंट की लिमिट बन गई है कि 1/5 to 1/4. Second is, even the tenancy reforms have failed to regulate the rent, owing to the weak position of tenants. Demand for fair and just rent from the landowner occasionally lead to injectment from the land. So इसका भी इफ़ेक्ट क्या निकला है कि बहुत सारे जो लैंड ऑनर्स हैं उन्होंने जो टेनेंट्स हैं उनको बहुत बार अपने लैंड से बेदखल कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया कि नाउ यू हैव देयर इज़ नो नीड टू कंटिन्यू कल्टीवेशन इन आवर लैंड, आप आगे से हमारी कल्टीवेशन नहीं करोगे, हम ये काम खुद करेंगे. नेक्स्ट इज टेनेंसी लेजिस्लेशन हैव मेड इट क्लियर दैट in no case the tenant can be evicted except only in the situation where landlord themselves want to resume the cultivation. अभी ये प्रॉब्लम आती थी कि जो लैंडलॉर्ड है मतलब ऑनर है, जब उसकी विल करेगी तो वो जो टेनेंट है उसको आउट कर देगा. ठीक है, तो अब उसके रिगार्डिंग भी लेजिस्लेशन बने हैं कि दैट इन नो केस जो टेनेंट कभी भी किसी भी सिचुएशन में जो टेनेंट को बाहर नहीं निकाला जाएगा. मतलब वो एक बार एक बंदा जो जिस लैंड के ऊपर टेनेंसी राइट्स उसको मिल गए हैं तो उसके टेनेंसी राइट है कि उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता. सिर्फ एक सिचुएशन में कि अगर ओनर कहता है, लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं खुद कल्टीवेशन रिज्यूम करूँगा, सिर्फ उस हालात में उसको बाहर निकाला जा सकता है. इवन इन द इवेंट ऑफ resumption of cultivation by the owner, the tenancy legislation have made it obligatory to leave a minimum area for the tenant. कि टेनेंट को एक मिनिमम एरिया तो हम ज़रूर अलॉट करना पड़ेगा कि वो जिस पे वो कल्टीवेशन कर पाएंगे. कंप्लीट लैंड फिर भी नहीं वो ऑक्यूपाई कर सकते. सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म इज़ द कन्फर्मेंट ऑफ द ऑनरशिप राइट टू टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन रिज्यूमेबल लैंड्स. सो जो लैंड को फर्दर रिज्यूम नहीं किया जा सकता, मतलब जिस पे फर्दर कल्टीवेशन नहीं हो सकती है, उसके रिगार्डिंग में अब ऑनरशिप राइट की प्रॉब्लम आती है कि उसकी ऑनरशिप किसके पास होगी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेजर बाय 2000 ओनली अराउंड 124.2 lakh tenants operating no more than 4% of the cultivated area have been benefited from the ownership rights, or their rights have been protected on 63.2 lakh hectare of their land. देखो अभी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे टेनेंट काम कर रहे थी एंड जो ऑनर है ही सेज कि मुझे इस पे कल्टीवेशन ही नहीं करनी. उस हालात में अभी टेनेंट्स के राइट्स क्या होंगे? उस हालात में कोई प्रोटेक्शन नहीं है टेनेंट्स को, क्योंकि अगर ऑनर ये कहता है कि मुझे अपनी लैंड को सेल करना है, इन दैट केस लॉ भी उस चीज़ के लिए रोक नहीं सकता. एक बंदे को हम उसकी प्रॉपर्टी सेल करने से नहीं रोक सकते. तो उस केस में जो टेनेंट है उनके पास कोई राइट नहीं रह जाएगा कल्टीवेशन का, उनको लैंड को छोड़ना ही पड़ेगा. तो यही रिज़ल्ट की वजह से ऐसा हुआ है कि 2000 में ओनली अराउंड कह लो कि 4% ऑफ द कल्टीवेटेड जो एरिया था सिर्फ उन लोगों को बेनिफिट मिला है क्योंकि वो
कल्टीवेशन में इन्वॉल्व थी लैंड्स, और उनकी फर्दर रिजम्पशन कल्टीवेशन के लिए हुई। बट बाकी जो लैंड एरिया से उनके जो ऑनर्स हैं दे स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रॉपर्टीज़ फॉर प्रॉफिट मेकिंग। नेक्स्ट जो रिफॉर्म आया दैट वाज ऑन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। कुछ जो मनी लेंडर्स थे, कुछ जो बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनके पास कह लो कि बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग हो गई थी। इतनी बड़ी लैंड हो गई थी कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं ना, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई थी कि उनके जो राइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला, क्यों ना हम सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग कर दें, एक दायरा फिक्स कर दें हर एक बंदे का कि इस लिमिट से ज़्यादा आपकी लैंड नहीं होगी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जो जिन लोगों के पास लैंड नहीं है उनके पास लैंड आ जाएगी। ठीक है। सो टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज़, so to reduce the existing disparities in the pattern of landowners and make some land available for distribution of landless agriculture workers, the second plan recommended the imposition of ceiling on the agriculture holdings. So it was decided that the land above a certain limit would be acquired by the state. So ये डिसाइड किया गया कि अगर एक बंदे के पास इस पर्टिकुलर एक लिमिट बना देगी, इस लिमिट से ज़्यादा अगर आपके पास लैंड है देन इट विल गो टू दी स्टेट गवर्नमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस वर्कर। और उस लैंड को किसको दिया जाएगा, जो छोटे फार्मर है जिनके पास लैंड नहीं है। सो दैट टू मीट देयर हंगर फॉर लैंड, उनकी जो मतलब जो भूखे हैं या जिनके पास कोई काम नहीं है, तो उनको एक इकोनॉमिक होल्डिंग देने के लिए, ताकि वो खुद अपना कुछ काम कर सकें, उन लोगों को लैंड दी जाएगी। द ऑपरेशन ऑफ सीलिंग लॉ मेड वर्चुअली नो इम्पैक्ट ऑन द एग्रेरियन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। द एनफोर्समेंट ऑफ द सीलिंग लॉ वॉज प्रिसीडेड बाय अ पब्लिक डिबेट स्प्रेड सेवरल ईयर्स। बहुत सालों तक इसके ऊपर डिबेट चलती रही है कि जिस बंदे के पास एक्स्ट्रा लैंड है उसकी लैंड लेके आप दूसरे बंदे को नहीं दे सकते। सो दिस enabled the landowner to manipulate the land records leading to fictitious and fraudulent partitions of the land। तो लैंड ऑनर्स से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारी फ्रॉड्स करे, बेनामी ट्रांजेक्शन करने शुरू कर दिए। मतलब फाल्सली उन्होंने जो अपनी लैंड है अपने बच्चों के नाम पे या अपने रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी, लैंड की पार्टीशन करनी शुरू कर दी, ताकि हमारी जो लैंड है एक बंदे के नाम पे उस सीलिंग से ज़्यादा की लैंड ना हो, ताकि गवर्नमेंट हमारी लैंड एक्वायर ना कर सके। तो जो लोग हैं वो अपना हल निकाल लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट रूल्स बनाए तो उन लोगों ने पहले ही अपना हल निकाल लिया। सो वी हैव सीन दैट द एक्सटेंट ऑफ एरिया डिक्लेयर्ड सरप्लस इज़ मच लेस दैन द एस्टिमेटेड सरप्लस। तो जो गवर्नमेंट का सरप्लस गवर्नमेंट ने एस्टिमेट करा था उससे बहुत कम एरिया गवर्नमेंट ने सरप्लस लैंड है जो एक्वायर कर ली, मेनली ड्यू टू द वाइड रेंज ऑफ एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड इन द सीलिंग लॉज। ये लॉ की बहुत सारी सीलिंग लॉ की बहुत सारी लूप होल्स थी कि इसमें कुछ एग्जम्पशंस बनाई गई थी। कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए जो लैंड है उसमें लिमिट ख़त्म कर दी गई थी कि अगर आप सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे एरिया में एक पर्सन थे, मतलब देयर वर 4 ब्रदर्स एंड जब सीलिंग ऑफ लॉ का प्रोविज़न आया था एट द टाइम दे गॉट द इंफॉर्मेशन कि अगर उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज द लिमिट, कि अगर किसी बंदे के पास इस लिमिट के बाद तक की ज़मीन है ना तो वो जो लैंड है गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लेनी है। रातों रात उन्होंने बैठ के CBSE के पास जाके अप्रूवल ले ली स्कूल बनाने की, और जब तक वो लॉ एक्चुअल में इन्फोर्स हो पाता उन्होंने अपने स्कूल का बोर्ड उस लैंड के ऊपर लगा दिया।
अब गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन लगाई थी कि अगर कोई जो पर्टिकुलर लैंड है स्कूल के लिए या नोबल कॉज के लिए आपने एक्वायर करी है तो गवर्नमेंट आपसे लैंड जो है एक्वायर नहीं करेगी, तो आप सरप्लस लैंड के ऊपर काम कर सकते हो। तो देखो वो जो पर्सन थे उनके पास जितनी भी सरप्लस लैंड पड़ी थी सारी की सारी एक्स्ट्रा लैंड के ऊपर दे मेंटेन्ड स्कूल, कॉलेज एज वेल एज हॉस्टल्स, ताकि जो हमारी लैंड है उसको गवर्नमेंट टेक ओवर ना कर पाए। अब देखो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे वो तो फिर बच गए। गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि किसी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का, कि आपके पास लैंड होल्डिंग की एक लिमिट होगी, उस लिमिट से ज़्यादा आप लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, उसका पोजेशन नहीं कर सकते। उन्होंने क्या करा, वहाँ पे स्कूल बना दिया। तो हमारे जब भी रूल्स बनते हैं ना, तो इंडिया की प्रॉब्लम ये रही है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, एग्जाम्पशंस होती हैं, तो लोग उन एग्जाम्पशंस का बेनिफिट उठाते हैं। तो जो शॉर्टकमिंग थी एंड लूप होल्स थे इन द लॉज एंड इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, उस वजह से बहुत सारे लोग हैं वो उससे निकल गए। नुकसान किसका हुआ, जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे। सो एज अ रिजल्ट ओनली द स्मॉल लैंड ओनर्स वर कोट, वो जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स थे ना वो पकड़े गए इन द नेट, and most of the big landlords circumvented it, and even if the land was taken from them it was not redistributed among the landless peasant, उसको landless जो वर्कर्स थे उनको डिवाइड नहीं की गई थी। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन। उनमें से ज़्यादातर लोग तो वो थे जो कोई ना कोई मंत्री थे जिनके पास इतनी लैंड होल्डिंग्स थी, तो इस वजह से भी जो सीलिंग और लैंड होल्डिंग है उसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। नेक्स्ट जो हम रिफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि जिन लोगों के पास ये सीलिंग और लैंड होल्डिंग का ऑपोजिट है, जिनके पास छोटी छोटी लैंड्स हैं उनको छोटी छोटी लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करनी मुश्किल है, उनको इकट्ठा करके एक बड़ा लैंड पीस बनाया जाएगा जिस पे कॉपरेशन बेसिस पे सब लोग काम करेंगे। ये एक मेजर लिया गया था। आइए डिस्कस करते हैं हम। सो फ्रेगमेंटेड एंड सब डिवाइडेड लैंड होल्डिंग एज वेल एज स्मॉल साइज होल्डिंग हैव मेड इंडियन एग्रीकल्चर एंड अनरेमुनरेटिव, क्योंकि जो लैंड है हमारी बंटी हुई है, हर एक जो फार्मर है अपने बच्चों में लैंड को डिवाइड करी जाता है। जो एक कंप्लीट पीस ऑफ लैंड था जब वो डिवाइड होती जाएगी तो क्या होएगा, प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस। सो ये हमारी इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा नुकसान रहा है। सो कंसोलिडेशन ऑफ दीज लैंड इज़ नेसेसरी टू बूस्ट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन इंडियाज़ एग्रीकल्चर। सो इट हैज़ बीन completed in the states of पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी कंसोलिडेशन का काम हो चुका है। टिल दिसंबर 2001 नियरली 163.3 lakh hectares of land, और वी में से 1/3 ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया हैज़ बिन कंसोलिडेटेड। सो हमारी जो जितना कल्टिवेटेड एरिया उसका 1/3 एरिया तो फ्रेगमेंटेड था। सो दस द सक्सेस स्टोरी इन दिस रिगार्ड इज़ रेदर डिसअपॉइंटिंग। One of the reasons for the tardy progress of this aspect of the land reform is that small farmers have a strong fear that consolidation favor large farmers. So that is why the threat of eviction of tenants from the land out of the consolidation is the greatest. So उनको ये डर रहता है कि जो इसका बेनिफिट है वो तो स्मॉल लार्ज फार्मर्स को मिलना है, हमें नहीं मिलेगा। So in the next class we will discuss appraisal of land reform. So for today I think this is sufficient for today. So revise your topic and we will discuss the further topics in next class. So thank you very much students.